आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर रहेगा कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स ऑन इन्वायरमेंट। जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, उन सबको आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप एक पेन नोटबुक जो है अपने साथ रखें, बिकॉज आई विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद दिस कंटेंट। सो आपको एक पेन नोटबुक साथ रखनी है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें एक दो क्वेश्चंस तो आने ही आने, और आपके सिलेबस में मेंशंस भी रहता है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, उसका ये एक इंपॉर्टेंट जो है पार्ट बन जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले जो मैंने आपको टेबल प्रोवाइड करा है ना, ये मैंने आपके लिए रिवीजन के लिए रखा है। जब हम पूरा लेक्चर कर लेंगे उसके बाद रिवाइज करने के लिए हम इस टेबल को यूज करेंगे। तो हम अपना पहला जो कन्वेंशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला कन्वेंशन जो है वो है, हमने डाला है रामसर कन्वेंशन। ठीक है, इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार एक्सप्लेन करा है। देखो, रामसर कन्वेंशन, तो रामसर जगह का नाम है, रामसर एक सिटी है, कहाँ पे, ईरान में है। वहां पर इस कन्वेंशन को डिक्लेयर करा गया था, इसलिए इसका नाम है रामसर कन्वेंशन। ये कन्वेंशन कब साइन हुआ था याद रखना, 2 फेब 1971 में। ठीक है, और ये किसके लिए है कन्वेंशन? वेटलैंड्स के लिए, कि वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं उन सबको हमें प्रिजर्व करना है, क्योंकि वो डिग्रेड हो रहे हैं। वेटलैंड्स डिस्ट्रॉय होने का मतलब है कि हमारी इकोलॉजी बहुत इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा अगर हमारे वेटलैंड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसीलिए एक कन्वेंशन लाया गया जिसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। 2 फेब 1971 को साइन किया गया रामसर, ईरान में। देखो, इसीलिए हम 2 फेब को किस डे के रूप में मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये आपने याद रखना है, 2 फेब को क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो इस बार का वेटलैंड डे हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हम आज मार्च में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये फेब में हुआ था। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो था 2023 का, उसकी कोई थीम रही होगी। इस बार के वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ये आपने याद रखनी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक पेन नोटबुक साथ रखो। करंट वाला पोर्शन भी मैंने यहाँ पर ऐड करा हो, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, अब इंडिया ने इस वेटलैंड कन्वेंशन को साइन करा होगा। ठीक है, तो इस रामसर कन्वेंशन को इंडिया ने साइन करा था 1 फेब 1982 में। आप ईयर याद रखना, वही बहुत है। 1 फेब 1982 में इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को क्या करा था? साइन किया था। इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहते हैं, क्योंकि वेटलैंड को प्रिजर्व करने के लिए कन्वेंशन किया गया है। अभी इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी? देखो, कोई भी ऐसा वेटलैंड जिसकी कुछ इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंस होगी, प्लस अगर वो डिग्रेड हो रहा है, तो ऐसे कुछ वेटलैंड्स को हम रामसर साइट्स डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, क्या डिक्लेयर करते हैं? रामसर साइट्स। फिर उनको हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो टोटल इंडिया में रामसर साइट्स अभी कितनी है? 75। आपने याद रखना है, टोटल रामसर साइट्स इंडिया में कितनी है? 75। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम। अभी रिसेंट बहुत सारी रामसर साइट्स ऐड हुई थी। 75 इसलिए हमने करी क्योंकि हम 75वां इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये जो 75 रामसर साइट्स है ना, इस पे मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर लाया हुआ है इंपॉर्टेंट, तो आपने वो लेक्चर जरूर देखना है एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में आपको वो मिल जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर एक और रामसर कन्वेंशन इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। क्या? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है ये समझना हमने। ठीक है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है? आप देखो, ये जो रामसर साइट्स है ना, ये जो वेटलैंड्स हैं बेसिकली, इनमें कुछ ऐसे वेटलैंड हैं जिनमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं? जैसे पोल्यूशन है या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो वेटलैंड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं। तो ऐसे वेटलैंड्स को, मतलब जो रामसर कन्वेंशन के अंदर ही वेटलैंड्स हैं, देखो इंडिया में जो 75 रामसर साइट्स हैं, मतलब रामसर मतलब वेटलैंड्स हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, उनमें से कुछ ऐसे वेटलैंड्स होंगे जिनमें एक सडन चेंज आ रहा है, तो उनको हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है रामसर वेटलैंड्स के अंडर ही, उसको बोलते हैं हम मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। वो एक रिकॉर्ड बनाया जाता है रामसर साइट्स के अंदर। तो इंडिया के अभी दो साइट्स हैं, दो ऐसे वेटलैंड हैं जिनको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा गया है रामसर साइट की। टोटल रामसर साइट इंडिया में 75 है, बट मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में कितने वेटलैंड्स को रखा गया है? दो वेटलैंड्स को रखा गया। एक आपने याद रखना है, क्यूलेडियो नेशनल पार्क। क्यूलेडियो नेशनल पार्क, ठीक है, क्यूलेडियो नेशनल पार्क ये कहां पर है? राजस्थान में है, आपको पता है, तो ये भी मैंने कवर करवाया हुआ है नेशनल पार्क वाले टॉपिक। क्यूलेडियो नेशनल पार्क राजस्थान में है, इसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। और इंपॉर्टेंट लेक है लोकतक लेक, मणिपुर की, जो फुमडीज के लिए फेमस है। ठीक है, केबू लामजाओ नेशनल पार्क भी है जहां पर ये जो लोकतक लेक है मणिपुर की, इसको भी हमने मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा है। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में दो हैं, क्यूलेडियो नेशनल पार्क और दूसरा लोकतक लेक। आई होप ये आपको रामसर कन्वेंशन जो है समझ आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं उसको पेन डाउन जरूर करें। सेकंड मूव करते हैं,
कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा। तो साइट्स, आपने ये नाम सुना होगा साइट्स, इसको कहते हैं कन्वेंशन। ये किस पे कन्वेंशन है? इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा, चाहे वो फना हो चाहे वो फ्लोरा, मतलब प्लांट स्पीशीज हो चाहे एनिमल स्पीशीज है, उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है इंडेंजर्ड स्पीशीज का, उसके रिलेटेड एक जो है कन्वेंशन है, उसको कहते हैं साइट्स। ये साइन की गई थी 3 मार्च 1973 में और फोर्स में आई थी 1 जुलाई 1975 में। ईयर याद रखना है, 1973 में साइन हुई थी और 1975 में फोर्स में आई थी। इसमें एट प्रेजेंट ना 184 मेंबर्स हैं, मतलब 184 मेंबर कंट्रीज इसका पार्ट है, ठीक है। अब इसका एम क्या है? ठीक है, एम ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वाइल्ड एनिमल्स का और प्लांट्स का, उससे क्या होना चाहिए कि सर्वाइवल इफेक्ट नहीं होना चाहिए स्पीशीज का। मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज को अगर हम इंटरनेशनली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड कर रहे हैं, वो इंडेंजर्ड हैं, उनके सर्वाइवल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे रिसेंटली हमने क्या करा, हमने नामीबिया से क्या चीतास को इंपोर्ट करा इंडिया में, कूनो नेशनल पार्क में रखा। अब उसका ट्रेड कैसे होगा? वो अकॉर्डिंग टू साइट्स ही होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो फ्रेमवर्क तैयार है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम चीता को वहां से इंपोर्ट करके इंडिया में लाएंगे। तो किस तरह से स्पीशीज का मतलब ट्रेड होगा, बट उससे हमें उनके सर्वाइवल पे इंपैक्ट नहीं होने देना, उनके सर्वाइवल डेंजर में नहीं जाना चाहिए। तो इंडिया साइट्स का मेंबर है, यस इंडिया इज द मेंबर ऑफ साइट्स। कब से मेंबर है? 1976 से, आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें भी एक कौन डिसीजन लेता है साइट्स में? तो एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है टू साइट्स, इसको बोलते हैं सीओपी टू साइट्स, ठीक है। सीओपी टू साइट्स मतलब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है टू कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज और वाइल्ड फना एंड फ्लोरा। इसी यही मेन बॉडी है जो डिसीजन लेती है रिकॉर्डिंग टू ऑल द कन्वेंशंस। आई होप साइट्स आपको क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट यहां से ये याद रखना है, ये क्या है वो इसकी फुल फॉर्म में ही आ जाता है। सेकंड, कब साइन किया गया? 1973 में। फोर्स में कब आया? 1975 में। और इंडिया इसका पार्ट है, कब से पार्ट है? 1976 में। आई होप आपको साइड्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन में चलते हैं हम, बोन कन्वेंशन। कन्वेंशन का क्या नाम है? बोन कन्वेंशन। इस कन्वेंशन का दूसरा नाम भी है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। देखो नाम से ही पता चल गया, जितनी भी माइग्रेटरी स्पीशीज है, मतलब जो एक टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करती हैं, जैसे बर्ड्स हो गया, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो माइग्रेट करते हैं, जैसे गर्मियों में किसी रीजन में चल जाएंगे, सर्दियों में किसी रीजन में चल जाएंगे। यही जो माइग्रेटरी स्पीशीज हैं उनके रिलेटेड ये कन्वेंशन, उनको कैसे कंजर्व किया जाए उसके रिलेटेड ये कन्वेंशन है, ठीक है। कई बार ना नाम से तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो कन्वेंशन किसके रिलेटेड है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोन कन्वेंशन किसके रिलेटेड है? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। अब इसको साइन कब किया गया? 1979 में। और फोर्स में ये आई है 1983 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बोन कन्वेंशन का? बोन, नाम से ही पता चला है बोन क्या है, जर्मनी में शहर है, तो वेस्ट जर्मनी में जो है, आपने याद रखना बोन कहाँ है? जर्मनी में। और इसको इस जो बोन कन्वेंशन है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बोन, जर्मनी में। और यहां पर आपने एक इंपॉर्टेंट चीज और भी याद रखनी है कि इसमें भी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ही होती है। टू बोन कन्वेंशन वही डिसीजन लेती है, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब जो कंट्रीज इसकी मेंबर्स है ना, वो मीटिंग करती हैं और फिर डिसीजन लेती हैं, ठीक है। अब यहां पर इंडिया ने क्या कभी बोन कन्वेंशन की सीओपी को मतलब होल्ड करा है? ये हमें बताना है, होस्ट करा है। तो इंडिया ने एक बार होस्ट किया है। जो 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी ना, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी। ये कब हुई थी? 2020 में। कब हुई थी? 2020 में। ये किसके रिलेटेड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है? सीएमएस के रिलेटेड। सीएमएस स्टैंड फॉर कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। ये कहां पर हुई थी? गांधीनगर, गुजरात में। तो इधर इंडिया ने होस्ट करा था कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज टू सीएमएस कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, गांधीनगर, गुजरात में। देखो ये क्वेश्चन तभी आता है जब बहुत टफ बनाना हो। जैसे कई बार सीबीटी एग्जाम्स होते हैं, शिफ्ट्स में होते हैं, तो टफ बनाने के लिए कई बार क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन उठा के डाल दिया जाता है कि क्या कभी इंडिया ने होस्ट करा है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजी माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है। तो वो आपने याद रखें, 13 सीओपी जो हुई थी वो 2020 की इंडिया के गांधीनगर, गुजरात में हुई थी। आई होप आपको बोन कन्वेंशन समझ आया होगा। कन्वेंशन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए है, साइन कब हुआ, फोर्स में कब आया और हेडक्वार्टर कहां पर है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हमारा वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन देखने से पहले ना एक इसी के रिलेटेड हम और समझ लेते हैं, यहीं पर मैंने वो डाला नहीं है यहाँ पर, आईयूसीएन। तो ये आपने बहुत बार मैंने एक्सप्लेन भी करा है। आईयूसीएन, आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज या स्पीशीज। तो नेचर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। आपने देखा होगा ना, एक रेड लिस्ट होती है जिसमें बोला था, आप कोई भी एनिमल देखते हो तो उसके आगे लिखा होता है कि इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है। तो वो आईयूसीएन एक रेड लिस्ट इशू करता है, उसमें बताया होता है, उसमें डिफरेंट
कैटेगरीज डाली गई हैं, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है। एक बार मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी लेक्चर पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना। वो सारे एमसीक्यूज के थ्रू एक्सप्लेनेशन है और बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। ये सब मैक्सिमम चीजें मैंने वहां कवर भी करी हुई है। तो IUCN में एक रेड लिस्ट होती है जहां पर वो डिफरेंट कैटेगरीज बताती हैं कौन सी वल्नरेबल है, कौन सी इंडेंजर्ड है, कौन सी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ठीक है। अब IUCN में दोनों गवर्नमेंट के मेंबर्स भी होते हैं और सिविल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, जैसे सिविल सोसाइटीज होती है ना, वो भी IUCN में आती हैं। इसको कब क्रिएट किया गया था, IUCN कब बनाया गया था, 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, आपने याद रखना है, स्विट्जरलैंड में। कहां पर है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हो रिगार्डिंग टू IUCN। अब हम नेक्स्ट कन्वेंशन पे मूव करते हैं, वियना कन्वेंशन। क्या नाम है इसका, वियना कन्वेंशन। देखो, वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये दोनों किसके रिलेटेड हैं, दोनों किसके रिलेटेड हैं, दोनों रिलेटेड हैं ओजोन लेयर के रिलेटेड। देखो क्या हुआ कि ओजोन लेयर में देखा गया कि ओजोन होल क्रिएट हो गया। ओजोन क्या है, ओजोन क्या है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स, इसको हम क्या कहते हैं, ओजोन। अब ओजोन जो है, इसमें भी मैंने आपको बताया था, एक होते हैं गुड ओजोन, एक होते हैं बैड ओजोन। अगर हमारे ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट है तो वो बैड ओजोन है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। बट अगर वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को क्रॉस नहीं करने देती। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंचती। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी तो वो स्किन रिलेटेड डिसीजेज, आई रिलेटेड प्रॉब्लम और प्लांट लाइफ को डैमेज करेगी। इसलिए ओजोन होल स्ट्रेटोस्फेयर में इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा देखा गया कि अंटार्कटिका में ओजोन लेयर खत्म हो रही है, एक ओजोन होल क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है, ओजोन होल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे ओजोन होल को डिस्कवर कब किया गया था, ईयर आपने बताना है, ठीक है। एक ब्रिटिश की टीम गई थी, ठीक है, उन्होंने देखा कि ओजोन होल क्या है, क्रिएट हो रहा है। जब ये देखा गया ओजोन होल क्रिएट हो रहा है तो बोला गया कि ओजोन को प्रोटेक्ट करना है। अब ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले देखना कि ओजोन होल, ओजोन टूट क्यों रही है, तो ये समझना जरूरी था। ओजोन टूट रही थी मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। जो भी रेफ्रिजरेटर हो गया, हमारा फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, फ्रीऑन गैस, ये सारी चीजें क्या करती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें यूज होते हैं। ये क्या करते हैं, क्लोरीन या फ्लोरीन के फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या करते हैं, ओजोन को तोड़ देते हैं, किसमें, ऑक्सीजन में। इतनी टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, आपने ये याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ये क्लोरीन या फ्लोरीन के फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो ओजोन को ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। तो ओजोन लेयर CFCs की वजह से टूट रही थी। इसीलिए ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए CFCs की प्रोडक्शन को बंद करना जरूरी था। इसके लिए एक कन्वेंशन लाया गया जिसका नाम है वियना कन्वेंशन, ठीक है। ये 1985 में अडॉप्ट किया गया, और फोर्स में कब आया, 1988 में, ठीक है, यहाँ पर 1988 कर देना, 1988 में ये फोर्स में आया। इसके रिलेटेड क्या था कि हमने ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन इसमें कोई भी लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल नहीं थे। मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं था कंट्रीज के, कितना रिड्यूस करना है, मतलब उन पे लीगली बाइंडिंग कोई नहीं थी, ठीक है। अब इंडिया ने वियना कन्वेंशन को कब अडॉप्ट करा, इंडिया इस वियना कन्वेंशन की पार्टी बनी कब, 1991 में, आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये एक फ्रेमवर्क, यहां पर ना एक बेसिकली एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटीज इकट्ठे आके ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। बट इससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग था ही नहीं, इसीलिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, इसकी डेट भी आपने याद रखनी है, 16 सितंबर 1987, ठीक है। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में ओजोन डे कब बनाया जाता है, फिर आपको एक कुछ समझ आएगा, ठीक है। ओजोन डे कब बनाया जाता है और इसके साथ रिलेट करना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया गया 16 सितंबर 1987 में। ये क्या था, ये एक इन्वायरमेंट कन्वेंशन थी, इन्वायरमेंट कन्वेंशन थी। वो किसके रिलेटेड थी, जो सबस्टांस डिप्लीट कर रहे हैं ओजोन लेयर को, मतलब ओजोन लेयर को रिड्यूस कर रहे हैं, हमें उनकी प्रोडक्शन को क्या करना है, कम करना है, और उनकी कंजप्शन को कम करना है। मेनली किसकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, किसकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको CFCs कहते हैं। इनकी प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकें। जहां पर वियना कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग नहीं था, यहां पर कुछ लीगल बाइंडिंग की गई, और ये टारगेट सेट किए गए किस तरह से हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पर मॉन्ट्रियल कहां पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में, आपने याद रखना, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये किसके रिलेटेड है, हमारी ओजोन लेयर के रिलेटेड है। तो आपको ना बेसिकली एग्जाम में यही ज्यादातर पूछा जाता है कि वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड। तो नाम से पता नहीं चलता है, आपको आइडिया रहना चाहिए कौन सा किसके रिलेटेड। जैसे बोन कन्वेंशन किसके रिलेटेड है, माइग्रेटरी स्पीशीज के रिलेटेड, तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज बेसल कन्वेंशन। तो एक था बोन कन्वेंशन, ये है बेसल कन्वेंशन, ठीक है। अब क्या हो रहा था, कुछ हजार्डस वेस्ट होते हैं ना, जैसे आपकी इंडस्ट्रीज में कुछ हजार्डस वेस्ट निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है।
अब उनको क्या कर रही थी, डेवलप्ड कंट्रीज उनको डंप कर रही थी डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। जैसे अफ्रीका हो गया, वो एक अंडर डेवलप्ड नेशन है, तो वहां पर डेवलप्ड कंट्री यूरोप की उठा के जो भी हजार्डस वेस्ट क्रिएट, जैसे आप बैटरीज बनाते हो, ठीक है, उसमें बहुत सारे हजार्डस केमिकल्स यूज होते हैं, तो वो वेस्ट जो था उनको वो क्या कर रहे थे, जो डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर क्या कर रहे थे, डंप कर रहे थे। उसके लिए एक कन्वेंशन बनाया गया, ये कन्वेंशन है कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो मूवमेंट हो रही है हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल की, उसके रिलेटेड एक कन्वेंशन बनाया गया। और कब बनाया गया, 1989 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेसल, विच इज इन स्विट्जरलैंड। और ये कब फोर्स में आया, 1992 में। 1989 में ये कन्वेंशन जो है अडॉप्ट किया गया और फोर्स में कब आया, 1992 में। और ये किसके रिलेटेड है, आपको इतना पता होना चाहिए, कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, जितने भी हैजार्डस केमिकल्स या वेट्स होते हैं उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव किया जाता है। क्यों मूव किया जाता है, क्योंकि देखो डेवलप्ड कंट्रीज क्या है, वो प्रोडक्शन बहुत लार्ज लेवल में करती हैं, बहुत सारी बैटरीज ये चीजें बनाती हैं और बहुत ज्यादा इकोनॉमी जनरेट करती हैं। और जो डंप रॉ मटेरियल जो उसका फिनिश्ड गुड्स के साथ जो वेस्ट बच जाता है, जो हैजार्डस केमिकल्स है उनको डंप कर देते हैं लीस्ट डेवलप्ड नेशन में, तो इसके लिए कन्वेंशन लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कन्वेंशन में आ जाती है रियो समिट, ठीक है। रियो समिट के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से ना बहुत सारी कन्वेंशन निकली, यहां से बहुत सारे एग्रीमेंट्स निकले, ठीक है। जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहां से निकली, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यहां से निकली, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन यहां से निकली, एजेंडा 21 यहां से निकला, तो रियो समिट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका दूसरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसको रियो समिट को ये भी कहते हैं, कई बार पेपर में सिर्फ ये कह दिया जाता है कि रियो समिट को दूसरे नाम से क्या बताते हैं, आपको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट देगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ह्यूमन एनवायरनमेंट दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए। इसको अर्थ समिट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं। अब ये क्यों बनाएगी, ये इसलिए होल्ड करेगी टू कमेमोरेट द 20th एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस इन स्टॉकहोम, स्वीडन 1972। देखो रियो समिट हुई थी 1992 में, कब हुई थी, 1992 में। ये 20 सालों के बाद हुई, 20 सालों के, इससे 20 साल पहले क्या हुआ होगा, 1972। तो 1972 में ऐसा क्या हुआ था, 1972 में पहली बार एक ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, मतलब इन्वायरमेंट रिलेटेड पहली बार ह्यूमंस ने एक कॉन्फ्रेंस करी थी 1972 में। ये आपको याद रखना है, कहां पर हुई थी, स्टॉकहोम। कहां पर हुई थी, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहां पर है, स्वीडन में, कैपिटल है उसकी। तो स्वीडन स्टॉकहोम में 1972 में पहली बार ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुई थी। और उसके 20 सालों के बाद एक कॉन्फ्रेंस होती है, समिट होती है, कहां पर होती है, रियो में होती है। रियो डी जेनेरियो कहां पर है, ब्राजील में है। ये कहां पर है, ब्राजील में है, 1992 में होती है। और इसका क्या नाम था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका मेन फोकस क्या था कि ह्यूमन सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी ह्यूमंस की एक्टिविटीज हैं उससे कैसे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है और कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है अपने इन्वायरमेंट को, कैसे सस्टेनेबल वे में। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट भी आया था कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है इस तरह की डेवलपमेंट हमें करनी है जो प्रेजेंट की नीड्स को भी सेटिस्फाई करे बट फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा के रखे। ये नहीं कि हम आज सब कुछ इन्वायरमेंट रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लें और कल हमें कुछ बचे ही ना हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी रियो समिट था। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अब रियो समिट से ना बहुत सी चीजें निकली, तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ से निकली उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक कन्वेंशन लिया गया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको समझनी है। ये फोर्स में कब आया, 1993 में। ये लीगल इंस्ट्रूमेंट है, लीगली बाइंडिंग था, विच वॉज साइंड बाय 196 कंट्री ने इसको साइन किया गया। इसके ना इस कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में यहाँ पर तीन मेन ऑब्जेक्टिव हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है सब मैंने एक्सप्लेन करा हुआ पहले, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर तीन मेन ऑब्जेक्टिव बोला गया। सबसे पहला कि हमें अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, चाहे वो प्लांट एनिमल स्पीशीज हो, उनकी जो डाइवर्सिटी है, उनमें जो विभिन्नता है, उसको हमें कंजर्व करना है। सेकंड, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको हमें सस्टेनेबल वे में यूज करना है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट इज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जेनेटिक लेवल में जो रिसोर्सेज हैं, उनका जो भी यूटिलाइजेशन होगी वो फेयर एंड इक्विटेबल मैनर में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे अगर हम कोई जीन्स की हेल्प से, आपको पता है कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, तो वो एक नेचुरल रिसोर्स है ना, उसके थ्रू हमने कुछ बनाया, उसका ना फेयर और इक्विटेबल यूज होना चाहिए। मतलब डिफरेंट कंट्रीज को, सभी कंट्रीज को उससे फायदा होना चाहिए, ये नहीं सिर्फ डेवलप्ड नेशन को ही फायदा होगा। तो ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव थे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है ना, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, इसको आप याद रखना, आगे भी ये कन्वेंशन में यूज होगा, ठीक है।
अब सभी यूएन मेंबर, जितने भी यूएन की कंट्रीज हैं वो सभी इसका पार्ट हैं, उन्होंने इनको रेटिफाई किया हुआ है, ठीक है, रेटिफाई किया हुआ है, बट यूएस ने इसको रेटिफाई नहीं किया हुआ है। तो ये एक बड़ी मेजर पावर है जिसने इसको रेटिफाई नहीं किया, तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो यूनाइटेड नेशन, ये जो रियो समिट हुई थी उससे एक तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी निकला था, एक निकला था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। ये किसके रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड। ये एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा किस तरह से क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। क्लाइमेट चेंज मतलब क्या? देखो, हम इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या और भी डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो क्लाइमेट तो चेंज होगा, ऑब्वियस है। तो उसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को बनाया गया। ये एक बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर असिस्टिंग इंटरनेशनल रिस्पॉन्स टू थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जितने भी इंटरनेशनल हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोकना है, उसको हेल्प करने के लिए यूएनएफसीसी को तैयार किया गया, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सुना होगा ना, हम सब एक बार ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीओपी, इस बार की सीओपी 27 कहां पर हुई, 28 कहां पर हुई, तो ये सीओपी है क्या? बेसिकली सीओपी क्या है? सीओपी को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एक सुप्रीम बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है जो डिसीजन लेगी, मतलब डिफरेंट कंट्री, जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो सारे मिलते हैं और वो एक डिसीजन लेते हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होती है? ये एक बेसिकली सुप्रीम बॉडी है जो डिसीजन लेगी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो यूएनएफसीसी के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आती हैं। तो यहां पर ना ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाला टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, सबसे पहले अगर हम देखें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पहली बार कॉप, सीओपी कॉप बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। पहली बार कॉप की मीटिंग होती, कॉप 1 कब हुई थी? 1995 में। आपने याद रखना पहली बार कब हुई थी? 1995 में। कहां पर हुई थी? जर्मनी के बर्लिन में। ये आपने याद रखना है, ये आप लिख लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद एक कॉप 3 हुई थी, कॉप 3 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी तीसरी बार मिली थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है? देखो यार, ये जो यूएनएफसीसी की मेंबर कंट्रीज है ना, ये आपस में मिलती हैं और डिसीजन लेती हैं कैसे क्लाइमेट चेंज को रोकना है। कॉप 3 जो हुई थी वो क्योटो में हुई थी। कहां पर हुई थी? क्योटो में हुई थी। इसको इसको क्या नाम से पुकारते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक, क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल। ये कहां पर हुई थी? क्योटो जापान में। अब क्योटो प्रोटोकॉल में क्या बोला गया था कि हमें क्या करना है, इन्होंने सबने अपने टारगेट्स दिए थे कि हम किस तरह से जो है प्रोडक्शन जो है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सबको क्या करेंगे, उनकी प्रोडक्शन को कम करेंगे और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, क्लाइमेट चेंज को जो है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कॉप 3 क्योटो प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा भी। उसके बाद ये कब आई थी? कॉप 3 1997 में, आपने याद रखना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है 2015 की कॉप 21। तो कॉप 21 2015 में हुई थी। कहां पर हुई थी? पेरिस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसमें ये डिसाइड किया गया कि सभी कंट्रीज जो है वो जो एमिशन है, जो ग्लोबल एमिशन हम कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको हमें रिड्यूस करना है। और उसको रिड्यूस करना क्यों है? क्योंकि हमें ग्लोबल टेम्परेचर को कम करना है। ग्लोबल टेम्परेचर को कितना कम करना है? 2 डिग्री से कम तो वो होना ही चाहिए, बट हम कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री से भी कम हो, ठीक है। 2 डिग्री से कम तो होना ही चाहिए। और किसको बेस मानेंगे? प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी उससे पहले को बेस मानेंगे और उससे हमें 2 डिग्री रिड्यूस करना है। कितना डिग्री रिड्यूस करना है? 2 डिग्री। हम कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री रिड्यूस हो। तो ये वहां पर डिसीजन लिया गया था कॉप 21 में। कॉप 21 2015 में हुई थी, पेरिस में हुई थी, आपने याद रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट जो है कॉप है, कॉप 26। कॉप 26 ये याद रखना। कॉप 26 कब हुई थी? 2021 में। ये कहां पर हुई थी? ग्लासगो में, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। इसमें ये बोला गया था, इसमें टारगेट बताया गया कि कब तक आप नेट जीरो जो है वो कर दोगे अपनी कंट्रीज को एमिशन में, ठीक है। तो इंडिया ने अपना टारगेट दिया कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन कब करेंगे? 2070 में। आपने याद रखना। तो कॉप 26 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अभी तक कौन सी कॉप मैंने आपको बताई? सबसे पहली कॉप, कॉप 1 1995 में हुई थी, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, बर्लिन जर्मनी में हुई थी। सेकंड कॉप 3 जो है 1997 में क्योटो जापान में हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल आया था। कॉप 21 पेरिस फ्रांस में हुई थी 2015 में। यहां पर ये बोला गया था कि हम जो है ग्लोबल टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे। फिर कॉप 26 जो है 2021 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लासगो में हुई थी। तो इसमें ये बोला गया था कि जो है नेट कार्बन एमिशन जो है हम कर देंगे। और कब तक करेंगे? इंडिया ने बोला था 2070, डिफरेंट कंट्रीज ने अपना अपना बताया था। उसके बाद 27वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी तक कौन सी हुई है? 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी नवंबर दिसंबर में 2022 में। और ये कहां पर हुई थी? आपने याद रखना, इजिप्ट में हुई थी। इजिप्ट शर्म अल शेख में हुई थी।
और नेक्स्ट जो ईयर, जो इस साल 2023 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होनी है, वो कहाँ होनी है? वो यूएई में होनी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होनी है। तो ये आपने याद रखना। कई बार ना एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की किस बार की मीटिंग कहाँ पर हुई। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे कॉप 1, कॉप 3, कॉप 21, उसके बाद कॉप 26 जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक करना है। और अभी रिसेंट कॉप 27 हुई थी, वो भी आपको पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट कॉप 28 होनी है यूएई में, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इससे बाहर क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि यूएनएफसीसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर, तो ओरिजिनली जब ये बनाया गया था यूएनएफसीसीसी, तो इसका हेडक्वार्टर था, ध्यान से सुनना, कहां पर था? जिनेवा में। जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। बट 1996 में, ध्यान रखना, 1996 में हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया। हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर लिया। अब कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? बोन में। बोन कहां पर है? जर्मनी में। तो ये आपने याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले ओरिजिनली जिनेवा में था, बट इसको बाद में शिफ्ट करके कहां पर कर लिया गया था? बोन, जर्मनी में। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट तीसरी चीज यहां से निकली थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन। देखो, जो डिजर्टिफिकेशन हो रही है ना, मतलब फर्टाइल लैंड जो है डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है, उसके रिलेटेड जो है एक कन्वेंशन ली गई कि उसको हमें रोकना है, डिजर्टिफिकेशन को रोकना है। मतलब डिजर्टिफिकेशन का मतलब पता क्या होता है? कोई भी फर्टाइल लैंड का बंजर बन जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। उसको रोकना, दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन। इसको अडॉप्ट किया गया 1994 में। और ये किस पे फोकस करती है? चाहे वो ड्राई लैंड्स हो गया, एरिड, सेमी एरिड रीजन हो गया, ड्राई सब ह्यूमिड रीजन हो गया, ठीक है। और ये मोस्ट वल्नरेबल इकोसिस्टम और पॉपुलेशन, क्योंकि डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको पता है कोई एक एरिया एक टाइम पे फर्टाइल था और वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां की इकोलॉजी कितनी डैमेज हो जाएगी, इसीलिए इस कन्वेंशन को लाया गया। ये इस तरह की सिर्फ इकलौती कन्वेंशन है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्योटो प्रोटोकॉल। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, सीओपी जो है वो मिली थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मिली थी। और ये कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी? जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थर्ड हुई थी क्योटो में, ठीक है, क्योटो में 1997 में, वहां पर ये क्योटो प्रोटोकॉल लिया गया था। और फोर्स में कब आया था? 2005 में। इसमें क्या हुआ था कि जितने भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं और इकोनॉमीज हैं, उनको बोला गया था कि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। और इंडिविजुअल टारगेट सबको बताए गए थे, कितने कितने टारगेट में आपने रखना है, डेवलप ने कितना रखना है, अंडर डेवलप ने कितना करना है, और डेवलपिंग ने कितना करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड है? आपने याद रखना है, क्लाइमेट चेंज और गैस रिड्यूस करना है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, इसके रिलेटेड है। कहां पर था? क्योटो में। क्योटो कहां पर है? जापान में। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, कैटागोना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। तो कैटागोना प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड था? बायोसेफ्टी के रिलेटेड। अब देखो होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करते हैं। जैसे हम सपोज करो हम कोई वायरसेस पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उन बैक्टीरिया उनकी स्टडी कर रहे हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं ताकि हम मेडिसिन बनाए, कुछ भी करें, ठीक है। अब हमें एम करना है, हमारा एम यहाँ पर कि हम इंश्योर करें कि सेफ हैंडलिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो और यूज हो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जब हम ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करते हैं ना, देखो जैसे चाइना में कोविड आया, ठीक है, कोविड की ओरिजिनेशन वहां पर है कोरोना वायरस में। कई बार कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो बैड से आया, ठीक है, वो नेचुरली है, और कुछ ऐसा मानते हैं कि वो चाइना ने अपनी लैब्स में क्रिएट किया। अब चाइना जब लैब में क्रिएट कर रहा था, ठीक है, अब वो सपोज करो कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो उसको ये चीज का होना चाहिए कि वो जो उन्होंने मॉडिफाई करके जो नया ऑर्गेनिज्म बनाया, वो ऐसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं चला जाए तो दूसरी कंट्री के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो जितने भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी में, जितने भी हम ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, बायोलॉजी टेक्नोलॉजी के हेल्प से बायो ऑर्गेनिजम्स में मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे हमारे जीन्स में भी मॉडिफिकेशन की जाती है, तो उसको हमें इंश्योर करना है कि उसकी सेफ हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। तो इसके रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं कैटागोना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। और ये कब अडॉप्ट किया गया था? 2000 में। और फोर्स में कब आया था? 2003 में। ईयर आपको डेट से याद नहीं रखनी कि जनवरी है, सितंबर है, आपने सिर्फ ईयर याद रखने। 2000 में अडॉप्ट किया गया था और 2003 में फोर्स में आया था। और आपने सिर्फ याद रखना कैटागोनी प्रोटोकॉल जो है, कैटागोना प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड है? बायोसेफ्टी के रिलेटेड। जितने भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनकी सेफ हैंडलिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन और यूज हो, इसके रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है स्टॉकहोम में अडॉप्ट हुआ था 2001 में, और फोर्स में कब आया था? 2004 में। और ये किसके रिलेटेड है? सेफ गार्ड द इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और ह्यूमन हेल्थ को फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। किससे? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। अब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? देखो, जैसे डीडीटी हो गया ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइफॉस्फेट, मैंने आपको बायोमैग्निफिकेशन पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, ठीक है, यही इन्वायरमेंट के लेक्चर है, उनमें देख लो। अब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के एक एग्जांपल है डीडीटी। कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो एक बार एटमॉस्फेयर में जनरेट हो जाए ना, वो सालों सालों लंबे समय के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहता है, और ये हार्मफुल जो है वो केमिकल्स हैं।
तो ऐसी जो भी प्रोडक्शन हो रही है, जो लॉन्ग समय के लिए पॉल्यूटेंट जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उनको बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, और ये हमारे लिए डेंजरस है, इसलिए इनको कम करना है, इनकी ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस है, इसलिए इनकी जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए कन्वेंशन लाया गया, स्टॉकहोम कन्वेंशन इसको कहते हैं। तो आपने ये याद रखना, ये किसके रिलेटेड है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के रिलेटेड, ठीक है। देखो ये लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा है और ये बहुत टेक्निकलिटीज भी हैं इसमें। इस लेक्चर को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ एक बार नहीं देखना। ऐसे तो मैं आपको कहता हूँ एक बार आप नोट्स बना लो, देन बार बार आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इस लेक्चर को एक दो बार जरूर देखना। ये चीजें ना मतलब ऐसे मिक्स हो जाती हैं, बोन बर्न, ठीक है, बोन कन्वेंशन अलग है, उसके बाद बेसल नॉर्म्स अलग हैं, बेसल कन्वेंशन अलग है, स्टॉकहोम है, नगोया है, किगाली एग्रीमेंट बताऊंगा अभी, यूएन रेड क्या है। तो ये सब चीजें ना आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो बार बार सुनोगे आपकी मेमोरी में ये चीजें फिक्स होना शुरू हो जाएंगी। जैसे आप कोई गाना होता है ना, आप गाने को याद नहीं करते हो, ठीक है, आप कोई म्यूजिक आपको पसंद है तो आप उसको याद करते हो? नहीं करते, आप सुनते रहते हो, तो वो आपकी टिप्स में हो जाता है। हनी सिंह के रैप सबकी टिप्स में हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आप कोई उसको याद नहीं करते हो, आप उसको सुनते रहते हो, सुन के आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाता है। तो इसी तरह मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस लेक्चर को आप एक दो बार सुनोगे तो ये सुन के आपको क्या हो जाएगा, आपको ग्रैस्प हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो इससे डरना नहीं है कि ये बहुत ऐसे लेंदी है या मुश्किल है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कौन सी कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ये याद रखनी है, और इंडिया इसकी पार्टी है वो देख लेना थोड़ा बहुत। तो इंपॉर्टेंट ये है कि किसके रिलेटेड है, तो आपको वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज यूएन रेड। यूएन रेड की फुल फॉर्म क्या होती है, यहीं से आपको समझ आए, यूनाइटेड नेशन कोलैबोरेटिव प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। देखो आप फॉरेस्ट को काट रहे हो, उसको डिग्रेड करे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इमिशंस जनरेट हो रहे हैं। तो इस इमिशंस को हमें रिड्यूस करना है, जो किसकी वजह से जनरेट हो रहे हैं, फॉरेस्ट को काटने की वजह से, डिग्रेडेशन की वजह से। उसके लिए कन्वेंशन लाया गया, एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स है डिफरेंट कंट्रीज का, उसको बोलते हैं यूएन रेड, ठीक है। ये इन्वायरमेंटल कन्वेंशन है, इसको कब लॉन्च किया गया था? 2008 में इसको लॉन्च किया गया। तो ये इसको इंपॉर्टेंट इतना ही है कि आपने ये याद रखना, यूनाइटेड नेशन कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, और कब लाया गया था? ये 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज रोटरडम कन्वेंशन। तो रोटरडम कन्वेंशन इज एन इंपॉर्टेंट कन्वेंशन। देखो ये पीआईसी इसका इसके साथ एक एसोसिएटेड कंसर्न है, ठीक है, ये आपने याद रखना है बस। पीआईसी क्या होता है? प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है। देखो अगर आप कुछ हजार्डस केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड का ट्रेड कर रहे हो, कोई हजार्डस है जिससे आपकी हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनका अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, उसके लिए आपको एक इन्फॉर्म करना है, एक कंसेंट लेना है, ठीक है। रोटरडम कन्वेंशन में ये बोला गया था, क्योंकि आप हजार्डस केमिकल या पेस्टिसाइड को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो अगर मिस हैंडलिंग हो जाती है तो कितना इफेक्ट पड़ेगा उसका ह्यूमन हेल्थ। तो उसके लिए एक प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट का होना बहुत जरूरी है, उसके लिए ये कन्वेंशन है। आपको आई होप ये समझ आएगा ये कन्वेंशन किसके रिलेटेड। तो ये भी हजार्डस केमिकल्स और पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, जब आप उसका इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो उसके लिए आपको एक प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेना जो है वो जरूरी है। इसको बोलते हैं रोटरडम कन्वेंशन। 1998 में ये अडॉप्ट किया गया और 2004 में ये फोर्स में आया। तो इसका क्या एम है? टू प्रमोट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स अमंग पार्टीज इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ certain hazardous chemicals in order to protect human health and environment from potential harm। तो सेम चीज इंग्लिश में लिखी हुई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है कि एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होना चाहिए, किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड हो सर्टेन हजार्डस केमिकल्स का, ताकि ह्यूमन हेल्थ को हम प्रोटेक्ट कर सकें, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम पोटेंशियल हार्म, किसी हार्म के होने से उसे प्रोटेक्ट कर सकें। तो पीआईसी का कंसेप्ट है, पीआईसी लिया जाता है, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट होता है इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कन्वेंशन में जो बोला गया है, किस तरह से लीगल ऑब्लिगेशन होते हैं, वो आप प्रायरली इन्फॉर्म कंसेंट आपको लेना जरूरी है, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है ना, वॉलंटरली पीआईसी मेथड जो है, ये प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए। किसने स्टार्ट करा था? यूएनईपी ने और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। इंडिया ने इस कन्वेंशन को कब अडॉप्ट करा था? 2006 में। तो ये चीजें आप याद रख सकते। तो ये इंपॉर्टेंट कन्वेंशन थी इन्वायरमेंट रिलेटेड। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, एक दो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जो यहाँ पर इंक्लूड नहीं की गई हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक होता है ग्लोबल टाइगर फोरम, ग्लोबल टाइगर फोरम, ये आपको बताना जरूरी है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया के न्यू दिल्ली में है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है फोरम आपके लिए, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड अलायंस होंगी, बहुत सारी अलायंस है ना, बट इंटरनेशनल सोलर अलायंस ही क्यों इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हम उसमें क्यों एम्फेसाइज करते हैं? क्योंकि वो इंडिया का इनिशिएटिव है, हमें अपनी कंट्री को प्राथमिकता देनी है, क्योंकि एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन अपनी कंट्री से ही आएगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पढ़ना जरूरी है, उसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। तो इसी तरह ग्लोबल टाइगर फोरम इन्वायरमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट है।
ये एक इकलौती इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइगर के लिए कंपेन करती है कि टाइगर को हमें प्रोटेक्ट करना है और डिफेंड करना है। एक ग्लोबल कंपेन है टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जितने भी यहाँ पर क्या है, जितने भी मेंबर्स हैं ना जहाँ पर टाइगर पाया जाता है, उन्होंने एक डिफरेंट कंट्रीज को बोला कि आप वॉलंटरली आओ और बोलो कि हमें क्या करना है, टाइगर को प्रोटेक्ट करना। तो हमारा टाइगर नेशनल एनिमल भी है, तो इसीलिए हमने ग्लोबल टाइगर फोरम वाला इनिशिएटिव में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसको स्टेब्लिश कब किया गया था? 1993 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, इंडिया में। आपने ये याद रखना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या था ग्लोबल टाइगर फोरम के रिलेटेड? ये एक इंटर गवर्नमेंटल, गवर्नमेंट का इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल जो है, ये एक डिसीजन लिया गया कि जो भी वॉलंटरली मेंबर्स आना चाहते हैं वो आए और एक प्लेज लें कि हम क्या करेंगे, ग्लोबल कंपेन करेंगे टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर, ठीक है। तो ये टाइगर रिलेटेड, तो नाम से ही पता चल रहा है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और कब बनाया गया? 1993 में। अब एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो यूएनईपी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पर इन्वायरमेंटल एजेंडा बनाया जाएगा। देखो यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशन, उसकी बहुत सारी पार्ट्स है ना। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, आपको पता है ये सब। तो यूनाइटेड नेशन में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान यूएनईपी को बनाया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को। और ये कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? वही कॉन्फ्रेंस जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा था, 1972 की कॉन्फ्रेंस। 1972 की कॉन्फ्रेंस का क्या नाम था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। कहां पर हुई थी? स्टॉकहोम में। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये पहली कॉन्फ्रेंस थी ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेटेड, ठीक है। जून में हुई थी 1972 में। और इसी कॉन्फ्रेंस में एक यूएनईपी बनाया गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब यही यूएनईपी जो है वो मेन डिसीजन मेकिंग है। बहुत सारी कन्वेंशन प्रोटोकॉल जो आप देखते हो ना, ये जो जितने भी हमें प्रोटोकॉल कन्वेंशन पढ़े हैं ना, इनमें से जितने भी मैक्सिमम प्रोटोकॉल कन्वेंशन, उनकी जो फॉर्मेशन है उसमें यूएनईपी का इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो यूएनईपी आपने याद रखना है कि यूएनजीए की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 स्टॉकहोम में, वहां पर इसका कंसेप्ट लिया गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका हेडक्वार्टर बता देना कहां पर, ठीक है। मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए, एक यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पर है, वो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, और एक और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, वो आपने मुझे बताना है कि जो अंटार्कटिका में ओजोन होल डिस्कवर हुआ था वो किस ईयर में हुआ था। और एक और क्वेश्चन दिया था कि ओजोन डे कब बनाया जाता है। ये तीन क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, इससे आपकी इन्वॉल्वमेंट दिखेगी और आप गूगल सर्च करोगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप एक सोर्स में कैसे कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं प्रैक्टिकल फैक्ट बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता कि वो बोल दें कि सारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस भी देता हूं ताकि आप जाके देखो, एक दो इन्फॉर्मेशन आपको और भी मिल जाए ताकि आपको हेल्प हो जाए। अब हम रिवाइज कर लेते हैं जितना भी अभी अभी हमने पढ़ा, इसलिए मैंने ये टेबल यहाँ पर डाला है। तो यहाँ से रिवीजन कर लेते हैं और एक दो अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा, कोई कन्वेंशन आ जाएगी, उसको भी देख लेंगे। रामसर कन्वेंशन 1971 में, ये हम देख चुके हैं। रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? वेटलैंड के रिलेटेड। साइट्स जो है, कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेडिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा 1973 में। बोन कन्वेंशन जो है माइग्रेटरी स्पीशीज के रिलेटेड 1979 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, ये दोनों जो है, ठीक है। देखो पहले वियना कन्वेंशन ही हुई थी 1985 में, बट वो फोर्स में 1988 में आई थी, इसलिए बाद में लिखी गई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ये वियना कन्वेंशन के रिलेटेड ही था। ये लीगल फ्रेमवर्क था थोड़ा ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बेसल कन्वेंशन जो आए थे, बेसल कन्वेंशन जो आए थे वो कब आए थे? 1989 में, ठीक है। बेसल कन्वेंशन का हमने क्या देखा था कि वो जो हजार्डस केमिकल है उनको अफ्रीका में डंप कर रहे हैं वगैरह, तो उसके रिलेटेड कन्वेंशन आई थी 1989 में। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, देखो रियो समिट हुई थी ना 1992 में, तो वहां से कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके रिलेटेड तीन चीजें थी, ठीक है। कैसे फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये सीबीटी कब आई थी? 1992 में। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, उनकी मीटिंग्स होती हैं। COP1, COP3, COP21, COP26, 27, 28 जो होनी है यूएई में, इन सब के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1994 को ये फोर्स में आई थी, ये देख लेना। रियो समिट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन 1992 में, उसी के अंडर सीबीटी भी आता है, कन्वेंशन ऑफ फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज भी आता है, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाइट डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ओनली इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किसके रिलेटेड है? 1997 में आया था, और जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होती है उसके रिलेटेड जो है क्योटो प्रोटोकॉल है। रोटरडम कन्वेंशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। रोटरडम कन्वेंशन क्या है कि प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेना है। जो भी सर्टन हैजार्डस केमिकल्स या पेस्टिसाइड का जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उसका एक प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट होना जरूरी है, तो उसके रिलेटेड कन्वेंशन दैट इज नोन एज रोटरडम कन्वेंशन।
नेक्स्ट इज कैटागोना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। तो बायोसेफ्टी में जैसे भी जो हम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और या उनको प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके रिलेटेड जो है बायोसेफ्टी होनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, तो इस प्रोटोकॉल को बोलते हैं कैटागोना प्रोटोकॉल, 2000 में आया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के रिलेटेड, किसके रिलेटेड है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ऐसे पॉल्यूटेंट जो लार्ज टाइम के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उसके लिए एक स्टॉकहोम कन्वेंशन लाया गया था 2001 में। स्टॉकहोम कहां पर है? स्वीडन में, ये आप याद रख सकते हो। यूएन रेड, ये हमने लास्ट में पढ़ा, यूनाइटेड नेशन रिडक्शन इन एमिशन फ्रॉम डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन से जो हमारी एमिशन वगैरह हो रही है उसको रिड्यूस करना, उसके लिए यूएन रेड लाया गया 2008 में, ठीक है। अब ये तीन जो है, नगोया प्रोटोकॉल, मिनामाटा कन्वेंशन ने किगाली, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करा है, तो ये भी देख लेते हैं। नगोया प्रोटोकॉल जो है वो 2010 में आया था, ठीक है। कब आया था? 2010 में, ठीक है। नगोया कहां पर है? जापान में। अब देखो, हमने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पढ़ा ना, उसके 3 ऑब्जेक्टिव, तो मैंने आपको बोला था तीसरा ऑब्जेक्टिव उसका याद रखना। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए, बेनिफिट्स जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज से जो बेनिफिट्स निकलेंगे उनकी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। तो ये नगोया प्रोटोकॉल उसी के रिलेटेड है, ठीक है। एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, सीबीटी में जो बोला गया था उसके रिलेटेड एक लीगल फ्रेमवर्क है कि जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनकी जो है इक्वल और फेयर जो है वो शेयरिंग होनी चाहिए। तो ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था उसके रिलेटेड एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया था जापान में, नगोया प्रोटोकॉल में 2010 में। तो सिंपली आपने इतना याद रखना है। मिनामाटा कन्वेंशन, तो मैंने आपको मिनामाटा डिसीज बढ़ाई थी, ठीक है। अगर आपको याद होता तो आप इजिली समझ सकते हो ये किसके रिलेटेड है? मरकरी। तो मरकरी से जो ह्यूमन हेल्थ जो है वो डैमेज हो रही है, आपको पता बहुत सारी डिसीजेस कॉज होती हैं, तो मीनामार्टर डिसीज भी कहते हैं। उसके रिलेटेड एक कन्वेंशन तैयार की गई कि मरकरी की प्रोडक्शन को कम किया जाए, तो इस कन्वेंशन को बोला जाता है मीनामाटा कन्वेंशन, 2013 में आई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन इज किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट क्या आई? 2016 में। इसको समझो ध्यान से। देखो, मैंने अभी आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन पढ़ाया, उसमें मैंने आपको बोला कि ओजोन में होल क्रिएट हो रहा है, ओजोन होल को हमें भरना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रोडक्शन को कम करेंगे। क्या करेंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रोडक्शन को कम करेंगे। अब भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रोडक्शन कम करने के लिए हमने किसको यूज करना स्टार्ट किया गया? वहां पर हमने बोला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम रिप्लेस करेंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के साथ। तब तो हमने कर दिया इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को चेंज करके क्या ले आया? एचएफसी। अब एचएफसी क्या करते हैं? एचएफसी बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं, मतलब ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं और इसकी वजह से क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करते जाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इसको भी हमें रोकना है, आपको पता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकना है। तो किगाली एग्रीमेंट में ये बोला गया कि अब एचएफसी को भी हमें खत्म करना है। एचएफसी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? क्योंकि जो पहले हम सीएफसी यूज करते थे उसकी वजह से ओजोन होल हो रहा था, उसको रोकने के लिए हमने एचएफसी का कंसेप्ट लाया। आज अब एचएफसी से क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने क्या किया? किगाली अमेंडमेंट लाया, और कब लाया गया था? 2016 में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल रिलेटेड कन्वेंशंस एंड जो भी था उसके रिलेटेड जितना भी था इंपॉर्टेंट वो सारा हमने कवर करा है। देखो, इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, बट आ भी सकता है, मैं ऐसा 100% श्योरिटी से नहीं कहता, बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के, उन सबको देख के ना इस लेक्चर को प्रिपेयर किया गया होगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेम। ये स्टूडेंट्स की ही डिमांड थी, उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा था, तो इसके रिलेटेड हमने लेक्चर लाया। अगर आप कोई और टॉपिक पे लेक्चर चाहते हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। वैसे तो हम लाते रहते हैं एडिशनली इन्फॉर्मेशन, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जरूर जाओ। डिफरेंट लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, जैसे पॉलिटी के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, जैसे वीएलडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉलिटी में जो पार्ट है उसके रिलेटेड वहां पर 6-7 लेक्चर पढ़े हुए हैं, उससे बाहर क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, आप उसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो बहुत सारी चीजें हैं आपके पढ़ने के लिए, तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। टेलीग्राम पे मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन करें। वहां पर डेली क्विज भी होता है, न्यूज़पेपर भी शेयर करते हैं, प्लस डिस्कशन भी आप कर सकते हो, ओपन ग्रुप है, तो कुछ क्वेश्चन पूछना तो वो भी वहां पर कवर हो जाएगा, आंसर दे दिया जाता है, कोई ना कोई स्टूडेंट ही आपको आंसर दे देता है, और अगर नहीं दे तो हम दे देते हैं आंसर वहां पर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।